विवेक जी, आप जौनपुर से हैं। जी सर। जौनपुर से हम लोगों का एक संक्षिप्त परिचय करा दीजिए। जौनपुर पूर्वांचल का एक प्रमुख जिला है। यह इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये मुगल का सरकी राजवंश यहाँ पे रहा, जिसको उस समय इसको सिराजे हिंद कहा जाता था। वर्तमान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय यहाँ पर है और यहाँ से अनेक वैज्ञानिक भी निकले। डॉक्टर लालजी सिंह भी यहाँ के रहे। और कुछ बताना चाहेंगे? गोमती नदी के तट पर ये स्थित है सर। इसका अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है इस नगर का। अच्छा। विवेक जी, आपका वैकल्पिक विषय की सोशियोलॉजी है। जी सर। समाज शास्त्र विषय को जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि समाज शास्त्र एक विषय के उत्पत्ति और विकास को कुछ भागों में बांटा गया है ताकि इसके अध्ययन की स्पष्टता उभर कर सामने आए। जी सर। आप बता सकते हैं समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास को कितने चरणों में बांटा गया? सर पढ़े तो है स्पष्ट इसमें इसका। अच्छा, किसने बांटा है, कुछ आइडिया है? मैंने समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास को बड़े स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, जी। समाज को सहज बनाने के लिए उसको कुल मिलाकर कितने भागों में बांटा और किसने बांटा था? सर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने समाज शास्त्र में चिंतन के 3 स्तरीय नियम को दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने नहीं, वो अलग है। जी वो अलग है। सॉरी सर। अगस्त काम्ट का समय कब है सर? अगस्त काम्ट का समय कब है सर? याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, बहुत सहज सी चीज है, परिवार के बारे में बता सकते हैं? जी। हमको ये बताइए कि संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार में क्या अंतर देखते हैं? संयुक्त परिवार की सर समाजशास्त्री परिभाषा के अनुसार संयुक्त परिवार वह परिवार है जहाँ कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। उनका एक कॉमन एक ही रसोई में खाना बनता है और जो एक दूसरे से जैविक और रक्त संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। विस्तृत परिवार के अंतर्गत ऐसे परिवार जो एक ही परिवार के कुछ लोग जो बाहर रहने लगते हैं अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली बम्बई, लेकिन वो परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार पे उनका अपना संबंध है, तो विस्तृत परिवार कहा जा सकता है। और कोई तकनीकी पक्ष? मैंने इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए, अब विवेक जी ये बता दीजिए हमको कि आपके सोशियोलॉजी में जी सर समाज शास्त्र के अध्ययन को बड़ा प्रमाणिक बनाने के लिए जी इसमें क्षेत्र कार्य प्रविधि, यानी इसको आप कहते हैं ना फील्ड वर्क ट्रेडिशन, जी सर, इसको समाहित किया गया। तो कौन से ऐसे समाजशास्त्री थे जिनको समाजशास्त्र में पहली फील्ड वर्क ट्रेडिशन करने का श्रेय प्राप्त है? समझ रहे ना फील्ड वर्क ट्रेडिशन को? समझ रहे कि भाई किसी समाज समूह समुदाय का अध्ययन करना, उसके बीच जाकर के प्रत्यक्ष रूप से रहना और उनकी भाषा संस्कृति को सीखते हुए उनके पूरे जीवन शैली का विस्तार से, है ना, अध्ययन करना, इस प्रक्रिया को, यानी इस प्रत्यक्ष अध्ययन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? क्षेत्र कार्य प्रविधि, अंग्रेजी में इसको फील्ड वर्क ट्रेडिशन कहते हैं। तो कौन से ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले फील्ड वर्क ट्रेडिशन को शुरू किया? सर याद नहीं आ रहा, पढ़े थे पहले का सर। मेंस के लिए ही मैं सोशियोलॉजी रखा था। अच्छा। मैं सर मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया था, तो इस बार मेंस देने के लिए मैंने वो जो प्रश्न पूछा आपसे वो अवधारणात्मक प्रश्न नहीं पूछा, सहज है, सुपरफिशियल है। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि चूंकि आप उस क्षेत्र से बात कर रहे हैं कि समाज शास्त्र में विज्ञानों की हायरार्की, इसको तो ना पदानुक्रम, जी सर जी, इसको किसने प्रस्तुत किया? सर समाज शास्त्र में विज्ञानों का जो संस्करण, इसको अगस्ट काम्टे ने प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे ऊपर इन्होंने गणित विषय को रखा, गणित के बाद खगोल शास्त्र को रखा, उस क्रम में नीचे समाज शास्त्र को रखा इन्होंने, और इन्होंने समाज शास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा। अच्छा। और विज्ञानों के राजा कौन है? सर सॉरी सर, ये तो चलिए अब चला समाज शास्त्र से बाहर निकलते हैं। आपने इसके पहले कुछ परीक्षाएं दी हैं, इसका उल्लेख तो नहीं किया है। अब इसके पहले पहला बार इंटरव्यू है? पहला बार सर यूपीपीसीएस का पहला इंटरव्यू है। इसके पहले सर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दिए थे।
2014 में। जी सर, इसमें हम प्रधानाचार्य पद के लिए क्वालिफाई किए हैं सर इसमें। अच्छा। जी सर। तो विवेक जी बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है, जी सर, वो पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 की है उससे जी। कैसे आप कहाँ अंतर करते हैं? सर नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से निम्न बिंदुओं पर हम इसको भिन्न कह सकते हैं। पुरानी शिक्षा नीति सर शिक्षक केंद्रित थी और नई शिक्षा नीति छात्र केंद्रित है। पुरानी शिक्षा नीति में विषयों के मध्य स्पष्ट अलगाव, स्पष्ट विभाजन किया गया था, जिसे कि हम लोग कहते हैं साइंस साइड और आर्ट साइड का विभाजन था। वर्तमान शिक्षा नीति में इसमें लचीलापन लाया गया है। विषयों के अलगाव को कम करते हुए साइंस के छात्र को भी मानविकी के विषयों को लेने के लिए व्यवस्था की गई है। इस पुरानी शिक्षा नीति में सर कुछ रटने पर कुछ थोड़ा ज़्यादा हो था। इस शिक्षा नीति में छात्रों के समझने से भावनात्मक कौशल के विकास पर जोर दिया गया है। और सबसे बड़ा अंतर सर ये है, पुरानी शिक्षा नीति 10+2 की अवधारणा पर आधारित थी। वर्तमान शिक्षा नीति या प्रस्तावित शिक्षा नीति 2020 जो है 5+3+3+4 की अवधारणा पर आधारित है। और इसमें सर सबसे बड़ी बात है, इसमें प्री स्कूल को भी समाहित किया गया है, प्री स्कूल को, जो कि पहले में प्री स्कूल की समाहित नहीं किया गया था। और इसमें बहुत बड़ी विशेषता है जिसके चलते इसकी बड़ी प्रशंसा भी हो रही है। हालांकि कुछ मैंने आलोचना भी हुआ है इसका, लेकिन इस कारण से बड़ी प्रशंसा हो रही है। कुछ ऐसी विशेषता है इसमें? सर याद नहीं आ रहा। स्थानीय भाषा में शिक्षा। जी हाँ सर, हाँ। इसमें इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, यदि संभव 8वीं कक्षा तक भी उसको कंटिन्यू किया जाए। और इसकी आलोचना क्यों हो रही है? आलोचना सर यही हो रही है कि सर जो मतलब हमारे यहाँ दोहरी शिक्षा प्रणाली है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं या जिनको हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं, कि वो इसको लागू करें या ना करें, या जो विज्ञान की पढ़ाई होगी, जो साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, उस पर जो है इसमें बाधा आएगी। और शिक्षाविदों का कहना है कि अगर अंग्रेजी स्कूलों ने इसको फॉलो नहीं किया तो जो सरकारी विद्यालय क्लास 6 से इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे और सर निजी कैसे होगा कि अगर कोई नेशनल लॉ बनता है जी, तो सरकारी स्कूल कैसे नहीं लागू करेंगे उसको? सरकारी स्कूल करेंगे सर। उन्होंने कई शिक्षाविदों का लेख निकला था कि सरकार को इस पर कड़ाई से ध्यान भी देना होगा कि अंग्रेजी माध्यम के जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो इसका पालन करें, नहीं तो जो हिंदी भाषी या जो सामान्य परिवार का छात्र 6वीं से कक्षा इंग्लिश सीखेगा। और तो एक अलग पक्ष उसकी मॉनिटरिंग होनी है। कोई लॉ बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रॉपर्ली किया जाए, वो एक उसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था है। जी सर, है ना? तो वो तो करना ही पड़ेगा। कोई कानून बन जाता है तो उसका पालन तो पूरे देश में करना पड़ेगा, है ना? चलिए थोड़ा वहाँ से बाहर निकले। ये बताइए विवेक जी, खेलकूद में इच्छा रखते हैं? नहीं सर, खेलकूद में तो कोई इच्छा नहीं सर। अच्छा। फिल्म देखते हैं? सर फिल्म कभी समय मिल जाता है तो परिवार के साथ बैठ के पुरानी फिल्में टीवी वगैरह पे आती रहती हैं, क्योंकि सर अपना कॉलेज में स्कूल में पढ़ाना और आना जाना और बच्चे सब पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के अपने लिए समय कम मिल पाता है। अच्छा। जी सर। आप एकदम व्यस्त रहते हैं, तो फिर अपने आप को सहज कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि व्यस्त अगर रहते सर उसी में बच्चों के साथ उनको पढ़ाने से, अब छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने, अपना परिवार के साथ ही उसी में समय निकाल के अपने आप को सहज बनाते हैं सर। जो भी समय मिल पाता उसी समय को यूज करते हैं। तो परिवार से आप समाज शास्त्र के क्या अभ्यर्थी हैं? जी सर। तो परिवार के साथ कैसे सामंजस्य बनाते हैं आप? सर सामंजस्य बना लेते हैं, जो भी जिसकी जो बना तो लेते हैं, पक्का है, तभी अब जिंदगी चल रहा है। कैसे बनाते ये जानना चाह रहे हैं सर। जहाँ पर परिवार को हमारी ज़रूरत है, जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर मैं वहाँ उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, और अपने व्यस्त दिनचर्या में से जो मुझे समय मिलता है छुट्टियों के दिन, अवकाश के दिन, तो परिवार के और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार के लिए समय निकाल कर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। पत्नी नाराज नहीं होती है? दिन भर पढ़ाई, घर में पढ़ाते हैं, मैंने स्कूल में पढ़ाते हैं, घरों में पढ़ाते हैं? घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ सर। नहीं, नाराज नहीं होती। उनका यही कि बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए बच्चों की। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है आपके साथ घूमे फिरे? अच्छा, मैंने क्या एक प्रीसियस टाइम गुजारे? जी है, इच्छा है। बीच बीच में जब मई जून की छुट्टियां होती हैं तो हम लोग साल में एक बार 2 बार, एक हफ्ते का कहीं से चले जाते हैं। विवेक सिंह जी सर, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है। जी सर। आपका हाई स्कूल में बहुत अच्छा है, इंटर भी बहुत अच्छा है, बीएससी एमएससी ऑलराउंड फर्स्ट डिवीज़न है। बीएड भी आपने किया और वर्तमान में आप 2 जगह आपने लिखा है कि असिस्टेंट टीचर के रूप में आपने काम किया। जी सर। और यहाँ फिर सर जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद में थे पहले, फिर स्थानांतरण से गांधी इंटर कॉलेज वर्धा में वर्तमान में कार्यरत है। ये ट्रांसफ़र होके आए? जी सर। जी। अच्छा, तो
प्रधानाचार्य के लिए आप जी क्वालिफाई भी हैं। सर, जी सर, और प्रधानाचार्य का मूलतः काम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा होता है। जी सर, अभी आपने सर को बताया था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जी प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी जोड़ा गया है। जी सर। तो क्या इसके पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं था? सर इसके पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन था। कब से ये कंसेप्ट आया प्री प्राइमरी एजुकेशन का? सर ये तो मुझे जानकारी नहीं है। एजुकेशन के फील्ड में आप हैं और प्री प्राइमरी एजुकेशन अभी पॉलिसी में लाया गया, जी सर, लेकिन इससे पहले भी भारत में था जी सर, प्री जी। एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन भारत में जो है वह कितने प्रकार का है? सर इसका क्लियर आइडिया नहीं, नाम सब बता सकता हूँ जो हाँ, स्कूल नाम में कोर्स नाम ही चलते नाम हैं। ही पर्याप्त है। नाम जैसे सर LKG UKG चलता किंडरगार्टन पद्धति के तहत, जी और सर मॉन्टेसरी पद्धति है। जी जी। जी सर, और कुछ जो हिंदी माध्यम के विद्यालय वही इनको बालवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से भी इनको करते हैं। सर इतनी जानकारी है केवल इसके लिए, क्लास 1 के तो बाद। मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक्चुअली भारत में 4 प्रकार की प्री प्राइमरी एजुकेशन है। जी सर, एक को क्रैश कहा जाता है, एक मॉन्टेसरी है, जी। एक किंडरगार्टन है, जी सर, एक पूर्व बेसिक शिक्षा गांधी जी का है, जी 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 और एक नर्सरी है। जी सर। ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? सर नहीं मालूम, व्हाट इज फादर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन? नहीं मालूम सर। 2020 में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन लाया गया, जी इससे पहले 1952 मुदालियर आयोग में यह कहा गया था जी कि भारत में प्री प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन पर्याप्त नहीं है, लेकिन सरकार इस पर कोई काम नहीं किया। आगे चल के 86 में प्री प्राइमरी एजुकेशन को एक जिले स्तर पर लागू किया गया था। ठीक है। जी सर, और अब उसका एप्लीकेशन अब हो रहा जी है। सर, खैर, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होगा प्रधानाचार्य के रूप में। इसके लिए ज़रूरत होती है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की। जी सर। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रशासन जो विद्यालय स्तर पर होगा, विद्यालय स्तर पर जो प्रशासन का मॉडल है जी किसके द्वारा दिया गया है? आप टेट भी पास किए होंगे, सर हम लोग शिक्षा माध्यमिक मनोविज्ञान में पढ़े होंगे ना? हम बीएड में पढ़े हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। बीएड में पढ़े होंगे जी शिक्षा, जी सर, उसमें शिक्षण भी आया होगा, जी सर, और शिक्षण में विद्यालय प्रशासन भी आया होगा। जी सर, तो विद्यालय प्रशासन का जो मॉडल है, मतलब शिक्षण नियोजन, जी सर, जी जी तो शिक्षण नियोजन के 3 स्तर हैं। जी एक एनुअल प्लान है, एक यूनिट प्लान है, एक लेसन प्लान है। तो जो यूनिट प्लान है वो विद्यालय द्वारा होता है। तो विद्यालय का जो यूनिट प्लान है वो किस फॉर्मेट पे काम करेगा? सर बहुत पहले का पढ़ा था, रिकॉल नहीं हो पा रहा। 2004 में बीएड किए थे सर। चलिए ठीक है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है? प्रशासन का अर्थ है कि किसी संगठन की व्यवस्था को प्रशासन में कई पहलू शामिल हो जाते हैं सर। प्रशासन में सुपरविजन भी, पर्यवेक्षण भी चला आता है, प्रबंधन भी चला आता है, और सुचारू रूप से संचालन भी आ जाता है सर। प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत ही एक उसका छोटा भाग है। प्रबंधन विद्यालय स्तर पर जैसे अगर हमें अलग करना हो, जी एक व्यक्ति को प्रशासन दिया जाए, एक को प्रबंधन दिया जाए, तो कैसे दोनों के कामों को हम अलग करेंगे? ये समस्या सर तो आपके विद्यालय सामने स्तर आएगी। पर जैसे एक आपके प्रधानाचार्य, आप तो एक प्रशासक हैं प्रधानाचार्य के रूप में, जी लेकिन आपके पहले एक प्रबंधक भी है जी सर, जी जो प्रबंधन का कार्य देखते जी हैं। सर, तो प्रबंधक और प्रशासक दोनों के कार्यों का डिवीजन अगर करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? आपको करना पड़ेगा ही, जी सर, प्रधानाचार्य होने के बाद तो करना ही पड़ेगा। सर इसका आइडिया भी नहीं है। देखिए, जहाँ भौतिक संसाधनों को मैनेज किया जाता है वो प्रबंधन होता है, जहाँ भौतिक के साथ साथ जैविक व्यक्तियों को भी मैनेज करना होता है वो प्रशासन होता है।
तो दोनों को करना पड़ता है। खैर, क्या मैं जान सकता हूँ कि कुछ प्रशासन के सिद्धांतों का भी आपको आइडिया है? सर, एक लोक सेवक के पास जो गुण होने चाहिए वो एक प्रशासक के अंदर भी वही गुण होने चाहिए। उस दृष्टिकोण से लोक सेवक, देखिए, एक होता है कि जो लोक सेवक होते हैं और एक होता है प्रधानाचार्य। जी सर, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी अंतर है। अगर आप लोक सेवक की भांति विद्यालय को चलाना चाहेंगे तो विद्यालय में बड़ी अनियमितता होती है, उस फॉर्मेट पर हम नहीं काम कर सकते। तो कुछ तो प्रशासनिक शैक्षिक प्रशासन का कुछ अलग मॉडल होगा। जी सर, एजुकेशनल, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जी। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे समझेंगे? विद्यालय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं पठन पाठन से लेकर शिक्षण छात्र की, उन समस्याओं को हल करने के लिए सर। ठीक है। शिक्षा के विकास का कुछ आपको आइडिया, जो अमेंडमेंट हुआ है एजुकेशन में? जैसे सर, पहले शिक्षा जो है कि नीति निर्देशक तत्वों में था हमारे संविधान में। ये तो संवैधानिक विकास हो जी गया सर। शिक्षा का। जो शैक्षिक विकास हुआ है, जो आप 1813 से शुरू करते हैं, सर उसका इसका आइडिया। आइडिया नहीं। संविधान तो पढ़े हैं? जी सर, सामान्य रूप में तैयारी के दौरान इसको पढ़े। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है सर। भाग 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से 36 तक। 35। जी सर। इसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, जी सर। अभी भी है कि हटा दिया? नहीं सर, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो उसको कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? सर बहुत क्लियर नहीं है, गेस करके बता दें। ठीक है। आप इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी तो हमको लगता है कि आपको पढ़ाने को मिलता नहीं होगा। सर, हम विज्ञान पढ़ाते हैं 9th-10th में। विज्ञान में रसायन। विज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा रुचि केमिस्ट्री में सर होगा? रसायन विज्ञान ही हमको मिला है, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अलग टीचर रखे हैं। सर, रसायन विज्ञान का जनक किसको? लेवासिए को कहा लेवासिए। जाता है। जी सर। ऐसा कौन सा काम लेवासिए ने किया था जिसके कारण उसको जनक कहा? कुछ तो ऐसी बात होगी। ध्यान दें कभी इस। केमिस्ट्री से MSc है तो उम्मीद की जाती है कि आप उस विषय के मास्टर हैं। जी सर। और जनक हैं वो। जनक के होने के दो आधार होते हैं, या तो कोई विशेष काम हो या वहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो लेवासिए से प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ऐसा कह सकते हैं? प्रारंभ सर नहीं, कुछ इन्होंने खोज ऐसे कुछ किए थे इस तरीके से, कुछ वहीं से उसके नाते ही इन्हें कहा जाता है सर। अच्छा, अगर हम ये देखें केमिस्ट्री को दृष्टि से देखें तो कुछ पहले भी जैविक हथियारों की बात होती थी आपके जी सर। आध्यात्मिक पुराणों में, रामायण में। तो ऐसा कभी कोई ऐसा दृष्टांत याद है जिसमें जैविक हथियार का प्रयोग हुआ रामायण काल में? जैसे सर काल जो में? मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर जो सर्प उसका जो प्रहार किया था, तो उसे कुछ समझा जा सकता है वैसे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जैविक ही था। जी सर। इतिहास में रुचि है? सर सामान्य रुचि जितना एक विद्यार्थी की होनी चाहिए सर, ठीक है। उतनी। इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, जी सर। उसके जो वंश हैं उनका क्रमिक वर्णन कर सकते हैं? सर प्राचीन मतलब। इतिहास में खास करके हर्यक वंश से जी सर। गुप्त तक का। सर हर्यक वंश का शासन नहीं, केवल वंशों अच्छा। का नाम बता दीजिए। कालक्रमानुसार। नहीं, अच्छा। कालक्रमान, केवल वंश का अच्छा, नाम नाम। बता दीजिए। सर जैसे हर्यक वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन का क्रम से, अच्छा, क्रम से। जी सर। हर्यक वंश के बाद नंद वंश सर, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद नंद और हर्यक के बीच में भी कोई वंश है? सर याद नहीं सर।
ठीक है सर। जी विवेक, कैसे हैं आप? ठीक है। आप केमिस्ट्री से जो है ग्रेजुएट हैं? जी सर, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी हो गई आपकी। जी सर है। बिल्कुल अच्छा। दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे 5 एग्जाम्पल बताएं जो आप रोज़ाना करते हैं। दैनिक जीवन में सर जैसे हम लोग सुबह सर टूथपेस्ट ले रहे हैं सर, ये भी एक केमिकल कंपाउंड ही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट उसमें रहता है। जी। हमारा जो सर मोबाइल जो यूज़ हम कर रहे हैं, मोबाइल में लिथियम कैडमियम की बैटरी सर, ये भी मतलब एक तत्व इसके अंदर है। जी। और सर सेविंग के दौरान जो हम लोग फिटकरी का यूज़ करते हैं वो भी एक साल्ट ही है सर, मिक्स डबल साल्ट है सर वो। इसके अतिरिक्त सर हम जो फ्यूल के रूप में पेट्रोल का करें, भी हाइड्रोकार्बन है सर। और वो घर में जो हमारे गैस इस्तेमाल हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी है, सीएनजी भी सर, वो भी मीथेन और नेचुरल गैस। जी, अभी हाल ही में एक चर्चा का एक ईंधन, एक फ्यूल जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, सिन गैस। जी सर, नाम सुने से पढ़े नाम थे। सुने हैं, जी सर। क्या आप बता सकते हैं क्या है वो? सर पढ़ के नहीं है उसको। ओके। एक और न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा कि कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन क्या है वो? चलिए, एक और इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, वो भी करंट बेस्ड है, E20 फ्यूल के बारे में। और ये काफ़ी चर्चा में भी है, और जो सरकार है E20 फ्यूल को लेकर के काफ़ी कंसर्न है। इसके इंजन की भी बात चल रही है, कुछ पता है आपको? चलिए, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, और भारत सरकार ने इसे भी अप्रूव किया है, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। क्या है ये? सर पढ़े नहीं सुना। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो श्रीलंका की स्थिति बनी हुई है, जी सर, आपको क्या लगता है कि इसके मुख्य कारण क्या है, और क्या भारत को इससे सीख लेनी चाहिए कुछ? जी सर, श्रीलंका की सर जो स्थिति बनी सर, उसके लिए राजनीतिक दूरदर्शिता भी उनकी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त मुख्य कारण क्या है? सबसे ज़्यादा मुख्य कारण सर ये था उनके महंगाई का, और उनके जो चाइना के कर्ज, उन्होंने कर्ज ले लिया चाइना को, उनके जीडीपी से ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज हो गया सर। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मुफ्त बांटने की भी, जो जैसे फ्री कल्चर भी आगे सरकार के द्वारा शुरू किया जाने लगा, और फिर वहाँ जो इतना लंबा गृह युद्ध चला, उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। भारत को इस संबंध में जहाँ तक सीख लेने की बात है सर, तो कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत को सीख लेना है रेवड़ी बांटने वाली कल्चर से, इससे हमें दूर हटना, नहीं तो यहाँ भी ऐसी स्थिति कई राज्यों में हो सकती है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आप प्रधानाचार्य बन गए। जी सर। और आपके संस्थान में 2 ऐसे टीचर हैं जी, जो काफ़ी फेमस हैं बच्चों के बीच। जी सर। वो फेमस इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आपके संस्थान में पिछले 10 सालों से मन लगा के काम कर रहे हैं। जी सर। और आपका संस्थान कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से चल रहा है। जी सर। और 10 सालों में उन्होंने आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जी सर। लेकिन कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि उनका ध्यान आपके संस्थान के प्रति कम है, और फिर आपने अपनी निजी सोच से पता लगाया तो पता चला कि वो दोनों टीचर किसी अन्य संस्थान में ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, उन्हें महत्व दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके संस्थान की जो छवि है वो काफ़ी धूमिल भी हो रही है। हालांकि ये बात केवल आप ही को पता है, किसी और को पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? सर, हम उन दोनों शिक्षकों से अलग अलग बात करेंगे और उनसे बताएंगे कि आप उनसे पूछेंगे कि आप इतने दिन से आप पढ़ा रहे हैं, आप विद्यालय संतुष्ट है आपसे, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो आपको ऐसा करना पड़ा। यदि उस समस्या का निवारण हमारे स्तर से अथवा विद्यालय स्तर से किया जा सकता है तो उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे हम। अन्यथा की स्थिति में जब स्थिति और ख़राब होती जाएगी तो हम उनसे कहेंगे दोनों संस्था में से आप एक ही संस्था में पढ़ाइए, एक आपको डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, दोनों में एक ही विद्यालय में पढ़ाइए, यही मैं उनसे कहूँगा।
अगर मान लीजिए कि वो दूसरे संस्थान में चले जाते हैं, जी। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि आपके संस्थान में जी उन दोनों टीचर की वजह से ही जी जो है रेवेन्यू है वो कलेक्शन जी, ज़्यादा जी, होता है। तो क्या आप अपने संस्थान की जो इमेज है या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर अगर फ़र्क पड़ेगा तो सर, उससे मैं पहले पूरी कोशिश करूंगा कि वे हमारे ही संस्थान में पढ़ाएं। मैं अपने स्तर से और व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करूंगा कि जी। आप यहीं पढ़ाइए, जो उनकी समस्या है, यदि कोई ऐसी समस्या आर्थिक कोई बात है जिस कारण ऐसा कर रहे हैं, उस समस्या के निराकरण का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।